तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और कक्षा 10वीं विज्ञान में एनसीईआरटी नोट्स में हम कर रहे हैं अध्याय 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और ये हमारे जो नोट्स हैं इन्हीं आधार पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और ये एनसीईआरटी नोट्स हैं जो सभी राज्यों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम करने वाले हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सक्रियता श्रेणी तो हमने कर ली थी। आज हम करने वाले हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है इसको समझेंगे। हालांकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा आयनिक बंध क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आयनिक बंध को हम इंग्लिश में आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं और इसको हिंदी में इसका एक और नाम है। कौन सा नाम है? इसका दूसरा नाम है विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये विद्युत संयोजी बंध होता क्या है। देखो, ये जो बंध बनता है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके स्थानांतरण से बनता है। मतलब ये ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण को हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु को यदि हम जूम करके देखें तो परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भी जा सकते हैं, क्रिया होती है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो, एक के बाद एक सारी भाषा याद होगी जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है और समझ में भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा धीरज रखिएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि आयनिक बंध को विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। यह बंध तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। पूरी तरीके से स्थानांतरण यानी कि पूर्ण स्थानांतरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूरा निकलता है। कैसे निकल सकता है? देखो, अब नील्स बोर कहते हैं कि कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व हाइड्रोजन से लेके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बोरान, ये सारी क्या है? तत्व है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सारे क्या कहलाते हैं? तत्व। तो कोई भी तत्व है वो अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहता है। क्या चाहता है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आएंगी बातें समझ में धीरे धीरे, बस टेंशन मत लेना। कोई भी तत्व क्या चाहता है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? देखो, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। मतलब कोई तत्व चाहेगा कि या तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर पूरे 2 8 हों, या फिर पूरे 2 8 8 हों, या फिर पूरे 2 8 8 18 हों, या फिर पूरे 2 8 8 18 18। मतलब एक एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है? 3। तो जब इसका हम इसके इसी आधार पर भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में कितने जाते हैं? 2। तो 2 तो चले जाएंगे। अब दूसरे कोष में अधिकतम कितने जा सकते हैं? 8। लेकिन हमारे लिथियम के पास तो केवल 3 है, तो ये 2 तो भर गए, 1 बचा, तो दूसरे कोष में 8 की जगह पर 1 जाएगा। तो लिथियम क्या चाहता है कि या तो मेरे 2 ही रहें, ये 1 एक्स्ट्रा है, तो इससे स्थायी नहीं हो पाता, लेकिन होना तो पड़ेगा क्योंकि परमाणु क्रमांक तो 3 है। तो लिथियम ये चाहता है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये मैं त्याग दूं और 2 के साथ स्थायी हो जाऊं। क्योंकि या तो 2 में स्थायी होंगे या 2 8 में स्थायी होंगे। तो 8 तो ये होगा नहीं क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए जब ये 8 होगा।
लेकिन लिथियम को ऐसा करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए लिथियम पर एक प्लस आता है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ना। अब जैसे हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें परमाणु क्रमांक तो पता नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन, हीलियम का होता है 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ये 10 तक के पहले याद कर लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। मैंने ये गिनती लिख दी इनके बगल से, 8, 9, 10, तो ये 10 तक के याद कर लेना। इसके बाद जब 10 तक के याद हो जाए तो देखो फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो मैंने भी याद किए हैं ये, तो 11, तो आपको भी याद करना, गिनती लिख दे रहे यहाँ पे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 तक याद कर लेना पहले। जब 10 तक याद हो जाए तो फिर 20 तक भी आप कर सकते हो। तो ये 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक के साथ उन्हें क्रम में रट्टा ही मारना पड़ेगा इनका, इसलिए रट्टा मारना है क्योंकि हम इनको कभी भी रिकॉल कर सकें। तो जैसे मैंने रट्टा मारा हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, तो ऐसे ही आपको भी इनको बार बार रिपीट करना है ताकि ये आपके दिमाग में एक सेट के रूप में याद हो जाए। तो जैसे फ्लोरीन का होता है 9, देखो यहाँ से पता चला फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसको इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे लिखोगे? पहले कक्षक में 2 भरने चाहिए तो 2 भर दिए, अब इसके पास कितने बचे? 7 बचे, क्योंकि 2 तो भर गए। तो दूसरे में 8 की जगह पर कितने जाएंगे? 7 जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि दूसरे कक्षक में इसे चाहिए थे 8 लेकिन है 7, तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा और 8 बनना चाहेगा। तो कोई भी तत्व है अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अब बात करते हैं आयनिक बंध की, कैसे बन जाता है। देखो जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है कि नहीं? तो इसका तुम जब नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कितना बनेगा? 2, 8, 10 हो गए, कितने बचे? 1 और बचा, तो तीसरे में हो गया 1। तो ये चाहता है कि मेरा 2, 8 ही रहे, ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये दान कर सकता है। तो ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, जब हम लुईस प्रतीक लिखते हैं ना, तो सोडियम जैसे हमने लिखा तो इसके आसपास हम बाह्यतम कोश का वो इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया। केवल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये आंतरिक कोश कहलाते हैं और ये बाहर का कोश है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 रख दिया। अब जैसे मान लो इसके पास क्लोरीन आया, क्लोरीन का कितना होता है? देखो यहाँ पे 17 होता है ना, तो 17 यहाँ पे लिख लिया। अब क्लोरीन का 17 होता है तो 2, 8 दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में कितने जाने चाहिए? 8, लेकिन 8 नहीं भरेंगे, नहीं तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो अब हमें कितना भरना पड़ेगा? 7। 2, 8, 10 और 7, 17, है ना? नहीं तो 18 हो जाएंगे यदि 8 भरेंगे। तो अभी 7 भर दिए हमने। तो ये क्लोरीन क्या चाहता है कि एक और इलेक्ट्रॉन होता काश, तो हम 2, 8, 8 एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते, 2, 8, 8। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि क्लोरीन के पास तो 17 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहीं से वो इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन की, ये त्यागना चाहता है, इसको ज़रूरत होती है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश के हम 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बना लिए 7। तो अब क्या सोडियम क्या चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, क्लोरीन क्या चाहता है? मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन को 8 होना है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है
पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये देखो मैंने बना दिया कि इसके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 थे पहले से। ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो ये यहाँ पे आ गया। तो क्लोरीन के कितने हो गए 8। तो इसका जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया वो बन गया 2 8 8। लेकिन सोडियम का कितना हो गया 2 8, क्योंकि एक तो चला गया। तो ये दोनों स्थायी हो गए 2 8 और 2 8 8। लेकिन जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो इस पे बन गया प्लस, इलेक्ट्रॉन त्यागने से ये आ जाता है प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे आ गया माइनस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए प्रोटॉन की तुलना में। तो ये ऋण आवेशित हो गया धन। धन और ऋण के बीच में एक बल लगता है जिसे कूलाम बल कहते हैं, और वो आकर्षण का बल होगा यदि विपरीत आवेश, यानी कि धन और ऋण ये विपरीत आवेश कहलाते हैं। अलग अलग असमान आवेश तो एक दूसरे को खींच लेंगे और Na और Cl चिपक जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो हम ऐसे भी दिखाते हैं कि Na बॉन्ड Cl और नमक का निर्माण हो जाता है। तो NaCl जो नमक है जो हम डेली भोजन में खाते हैं, ये जो नमक है ये कैसे बना होगा, वो इसी तरीके से बना होगा। और इस तरीके का जो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे दिया गया, इसे आयनिक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? आयनिक बंध। तो ऐसे तत्व में आयनिक बंध बन जाता है। अब ये इसी तरीके से मैग्नीशियम यानी MgCl2 में भी बन सकता है, और भी कई आयनिक यौगिक होते हैं उनमें बन सकता है, जैसे कि सोडियम साइनाइड, MgCl2 है ना, जिंक Cl2। तो इनमें ये आयनिक बंध बनता है। जैसे MgCl2 में समझ लेते हैं। तो MgCl2 में क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 12 होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है कि नहीं होता? तो अगर नील्स बोर के अनुसार लिखो तो पहले खांचे में 2 जाते हैं, दूसरे खांचे में 8 जाते हैं, तो 8 और 2 10, तीसरे खांचे में भी 8 ही जा सकते हैं। लेकिन इसके पास तो उतने हैं नहीं ना, या 2 यहाँ पे चले गए, 8 यहाँ पे चले गए, तो 10 हो गए। अब 2 और बचे, यहाँ पे रख दो, हो गए 12। अब अगर हम बात करें Cl की, तो Cl का तो वैसा ही रहेगा 17, मतलब पहले खांचे में 2 चले जाएंगे, दूसरे खांचे में 8, तीसरे में कितने? 7 जाएंगे, क्योंकि 2 8 10 और 7 17। तो अब मैग्नीशियम क्या चाहता है कि मेरा 2 8 ही रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है। तो अगर हम मैग्नीशियम का लुईस डॉट बनाएं, मतलब मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन लिखें, कितने हैं? 2, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। हमने इसके आसपास बना दिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास मुक्त या बाह्यतम कोश में। अब हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। तो क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 और चाहिए, 8 हो जाएंगे। तो ये अपना 1 दे देगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा 1 और बचेगा। तो फिर इस दशा में 1 क्लोरीन और आ जाता है, मतलब 2 क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम से क्रिया करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 होंगे क्योंकि क्लोरीन ही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से स्थानांतरित होकर यहाँ आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से स्थानांतरित होकर यहाँ आ जाएगा। तो मैग्नीशियम पर बन जाएगा डबल प्लस, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और क्लोरीन पर 1 माइनस यहाँ पे बनेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। दूसरे क्लोरीन पर 1 माइनस बनेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। तो टोटल मिला के 2 माइनस हो जाएंगे और Mg 2 प्लस, तो 2 प्लस 2 माइनस को खींचेगा और MgCl2 का निर्माण हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। आया समझ में कि नहीं? तो आयनिक बंध को थोड़ा हमने डिटेल में समझा हुआ है। तो आयनिक बंध होता क्या है? आयनिक बंध का दूसरा नाम विद्युत संयोजी बंध भी होता है। यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। आया समझ में कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से ये बंध बन जाता है। इसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इनसे जो यौगिक बनते हैं, जैसे NaCl आयनिक बंध से बना है, तो ये जो है आयनिक यौगिक कहलाएगा। ये सारे आयनिक यौगिक हैं, इन सब में आयनिक बंध पाया जाता है। तो आयनिक बंध की परिभाषा कैसे याद होगी? आयनिक बंध को हम विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। ऐसे बंध इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं तथा बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं, फिर से याद करो,
आयनिक बंध को हम विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। आयनिक बंध को हम विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। ये बंध इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं तथा इनसे बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर से याद करो, आयनिक बंध को हम विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं तथा इनसे बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब हम नोट्स में चलते हैं और इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं। ये देखो, ये 6वां क्वेश्चन है, आयनिक बंध किसे कहते हैं? NaCl का निर्माण समझाइए। आपसे MgCl2 का भी पूछा जा सकता है, ZnCl2 का भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। समझ के आधार पे ही थोड़ा, यहाँ पे देखो आयनिक बंध है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? तथा बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे NaCl। देखो क्या है, ये एक बिंदु रखा है, आप समझ में आया? ये सोडियम के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पे 7 क्रॉस लगे हैं, तो बिंदु और क्रॉस दोनों से दर्शाते हैं। एक तत्व का यदि बिंदु से दर्शा दिया तो दूसरे तत्व का क्रॉस से दर्शा दो, ताकि डिफरेंस बना रहे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो ये देखो क्लोरीन पर कितने, यहाँ पे 7 क्रॉस लगे हैं, मतलब क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम का एक ही होता है। ये जो ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा। देखो ये आ गया कि नहीं क्लोरीन के घेरे में, तो अब इसे आपसे सोडियम पे प्लस आ गया, क्लोरीन पर माइनस आ गया, तो NaCl बन गया। देखो इसमें वही लैंग्वेज भी लिखना है। सोडियम धातु अपने बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम धातु है, अपने बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। स्थायी मतलब 2-8 वाला, स्थायी हो गया 2-8 2-8 8, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि मैंने आपको समझाया भी है। तो सोडियम धातु अपने बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, तथा Cl त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। Cl ये जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेता है, ग्रहण करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इसका पहले था 2-8 7, इसने एक ग्रहण कर लिया तो हो गया 2-8 8, तो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसे NaCl का निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बस इतना ही, आंसर अच्छे से याद कर लेना है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने समझ लिया है। ठीक है, अच्छे से याद कर लो, और कोई डाउट हो, ये तरीका कैसा लगता है ये भी बताओ। तरीका जो है बहुत ही सिंपल है, ताकि आपका जो है वो टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव हो सके और आप बोर्ड परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकें, फोड़ सकें कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, तो ये तरीका हम लोगों का खुद का बनाया हुआ है, ताकि हम नोट्स के साथ में अच्छे से पढ़ाई करें और बच्चों को प्योर नॉलेज भी दे सकें। इसलिए उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, तो आप चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sandeepkharenotes.com पर विजिट करिएगा, और साथ में आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और ऑफलाइन की फील्ड भी ले सकते हैं। उन्हीं नोट्स के आधार पर पढ़ेंगे। इतने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बस ध्यान से, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको यहीं से आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।